हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज। आज हेलो एल्केन हेलोरीन्स यूनिट का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करना है, जहां पर हम लोगों को पढ़ना है बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें SN1 SN2 मैकेनिज्म भी आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखो, कंप्लीट करो। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, तो यार जल्दी प्लेलिस्ट में जाओ, लेक्चर नंबर 1 देखो, उसके बाद आ जाओ लेक्चर नंबर 2 पर। तो आज के वीडियो में हमें पढ़ना है लेक्चर नंबर 2, जहां पर हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज। सो लेट्स begin. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन हेलोरीन्स में सबसे पहले आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम लोग SN रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होता है, एक बार इसका बेस समझ लेते हैं, फिर इस पे रिएक्शंस पे आएंगे, फिर मैकेनिज्म पे आएंगे। तो देखो, किसी भी हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन से हेलोजन अटैच्ड होता है, एंड वी नो दैट हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, जिससे हेलोजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, थोड़ा नेगेटिव मतलब पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, हेलोजन पे नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है। अब मान लो इससे रिएक्शन करने हैं, कोई एक नेगेटिव चार्ज ग्रुप आ रहा है विच इज स्ट्रॉन्गर देन हेलोजन, हेलोजन से मजबूत नेगेटिव चार्ज वाला ग्रुप आ रहा है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को या लोन पेयर वाली स्पीशीज को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल किसे रिप्लेस करेगा, कार्बन को या हेलोजन को? तो जाहिर बात है ये हेलोजन को रिप्लेस करेगा, क्योंकि हेलोजन पे नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है। एक नेगेटिव वाला दूसरे नेगेटिव को रिप्लेस करता है और फाइनली यहां पर बना देगा प्रोडक्ट, मतलब ऐसा कुछ बन जाएगा और ये बन गया प्रोडक्ट। तो ऐसा रिएक्शन जहां पर एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव स्पीशीज किसी वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब हेलोजन को रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो इसका बेस हो गया। अब आते हैं रिएक्शंस पे। बहुत सारे रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक हेलोजिनेटेड कंपाउंड है C2H5Br, एंड वी नो दैट हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और हम लोग इसका रिएक्शन अलग अलग चीजों से कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसका रिएक्शन करते हैं फॉर एग्जांपल KOH से, और ये एक्वस KOH है, जहां पे K पे प्लस है और OH पे माइनस है। तो बच्चों, आपके हिसाब से कौन किसे रिप्लेस करेगा? जाहिर बात है, जब आप KOH से रिएक्शन करोगे तो ये OH नेगेटिव इस Br को रिप्लेस करेगा और बना देगा C2H5OH। इसे कहते हैं इथेनॉल। हो गया सब्स्टिट्यूशन। एक माइनस वाला हेलोजन था, उसकी जगह माइनस वाला OH आ गया। माइनस वाला जब माइनस वाले को सब्स्टिट्यूट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए और रिएक्शन देखते हैं। हम लोग इसका रिएक्शन कर रहे हैं HOH से, दैट इज वाटर, जहां H पे प्लस है और OH पे माइनस है। तो वाटर से जब रिएक्शन करोगे तो यहां का OH इस Br की जगह आ जाएगा, बन जाएगा C2H5OH। हालांकि थोड़ा मुश्किल रिएक्शन है, मान लेते हैं C2H5OH, और फाइनली यहां का H विद Br बना देगा HBr। चलिए और रिएक्शन देखते हैं। हम लोग इसका रिएक्शन कर रहे हैं KCN से, पोटेशियम साइनाइड से, जहां K पे प्लस और CN पे माइनस है। तो जाहिर बात है, माइनस वाला CN इस माइनस वाले Br को रिप्लेस करेगा और बना देगा C2H5CN, प्लस निकल जाएगा KBr। तो बच्चों, ये बन गया साइनाइड। लेकिन अगर मैं AgCN लेता हूं, AgCN, तो डेफिनेटली CN जो है वो Br को रिप्लेस करेगा, लेकिन साइनाइड नहीं बनाएगा, वो बना देगा C2H5NC, दैट इज आइसोसाइनाइड, और उसके बाद निकलेगा AgBr। तो बच्चों, C2H5NC क्यों बना और यहां पे साइनाइड क्यों बना, KCN से साइनाइड क्यों बना और AgCN से आइसोसाइनाइड क्यों बना, ये हम लोग आगे जरूर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसकी एक शॉर्ट बात जो है वो समझ लो। KCN आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड जब टूटेगा तो कहीं से भी बॉन्ड बनाएगा, कार्बन नाइट्रोजन कहीं से भी बॉन्ड बनाएगा, लेकिन कार्बन का बॉन्ड कार्बन की चेन से मजबूत होता है, इसीलिए इसने साइनाइड बनाया। AgCN कोवेलेंट कंपाउंड है, जब ये टूटेगा ना तो उस तरफ से बॉन्ड बनाएगा जो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन होता है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन से कार्बन चेन से बॉन्ड बनाएगा आइसोसाइनाइड। तो बच्चों, याद रखना ये दोनों रिएक्शन बहुत स्पेशल है। चलिए और भी कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास NH3 है,
ये लोन पेयर वाला न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो बेटा NH3 क्या करेगा, जब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आएगा तो आप क्या करना, आप सिंपल क्या काम करना, एक हाइड्रोजन एटम निकालना और इधर का नेगेटिव चार्ज उस हाइड्रोजन के साथ जोड़ देना, तो हाइड्रोजन विद Br बना देगा HBr। और फाइनली जब मैं यहां पर देखता हूं तो मेरे पास Br जा चुका है, बचेगा C2H5 और इधर का हाइड्रोजन जा चुका है, बचेगा NH2 और ये जो बना ये कहलाएगा एमाइन, प्राइमरी एमाइन। तो बच्चों इस जैसे बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं। ये बेसिक थीम है रिएक्शंस की, जिसमें आपको ये 2 रिएक्शन जरूर याद रखना है। मैंने इनका रीजन बताया, उसको हो सके तो नोट कर लेना। अब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं जिसपे गारंटीड क्वेश्चन आता है। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है और हमारे सेंट्रल बोर्ड में ऑलमोस्ट हर साल इस पे क्वेश्चन बनता है रिएक्टिविटी के ऑर्डर पर। तो पहले मैकेनिज्म समझेंगे, फिर रिएक्टिविटी के ऑर्डर पर आएंगे। स्टेट बोर्ड वालों, आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, चाहे यूपी, एमपी, बिहार, कहीं के भी हो, स्टेट बोर्ड पे भी मैकेनिज्म पे क्वेश्चन बनता है। बड़ा स्पेशल टॉपिक है, तो आईएमपी जरूर करना। अब मैकेनिज्म क्या है देखते हैं। मैकेनिज्म 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप है SN1, जहां पे S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब है बच्चों यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब ये वो रिएक्शन है जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, स्लो स्टेप में सिंगल मॉलिक्यूल होगा। इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है SN2। SN2 में S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब है बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब यहां स्लो स्टेप में 2 रिएक्टेंट होंगे। अगर स्लो स्टेप में 1 रिएक्टेंट होता तो यूनिमॉलिक्यूलर, 2 रिएक्टेंट्स होंगे तो बायमॉलिक्यूलर। चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया स्लो स्टेप में सिंगल रिएक्टेंट होता है। ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जहां पे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो भी हेलो एल्केन है वो हेलो एल्केन रिएक्शन करके बनाता है कार्ब कैटायन और साथ में निकालता है हैलोजन। तो यहां पे आपको ऐसा R लेना है, R की जगह वो चेन लेनी है जो एक स्टेबल कार्ब कैटायन बनाए। तो हम लोग R की जगह ले लेते हैं टर्शरी कार्बन की चेन। ये टर्शरी कार्बन की चेन ले ली, साथ में हैलोजन ले लिया। तो फर्स्ट स्टेप में हैलोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा और जब हैलोजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो भैया हैलोजन तो मजे से नेगेटिव चार्ज को लेके निकल जाएगा, जो उसका नेचर है। पॉजिटिव किस पे आएगा, कार्बन पर। तो ये टर्शरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड वी नो दैट सबसे स्टेबल होते हैं टर्शरी कार्ब कैटायन। तो सबसे बढ़िया कार्ब कैटायन बन गया टर्शरी कार्ब कैटायन। तो बेटा SN1 में जो तुम R की जगह कार्बन की चेन लोगे ना, वो टर्शरी चेन लेना, क्योंकि उससे बनेगा टर्शरी कार्ब कैटायन। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप जो है, अब सेकंड स्टेप देखते हैं। तो ये देखो एक स्टेबल टर्शरी कार्ब कैटायन बन गया। स्टेबल का मतलब वो इधर उधर कहीं उल्टा सीधा रिएक्शन नहीं करेगा, वो अपने बढ़िया से एक स्टेबल न्यूक्लियोफाइल को बुलाएगा। ये आ गया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे माइनस है, कार्ब कैटायन पे प्लस है, तो माइनस प्लस आपस में मिल जाएंगे और फाइनली हमारे पास यहां पर बन जाएगा प्रोडक्ट। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। तो SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जहां पर पहली स्टेप में बनता है कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन बन जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप जो होती है, उस सेकंड स्टेप में कार्ब कैटायन अपनी चॉइस के एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को बुलाएगा और उसके साथ जुड़कर बना देगा प्रोडक्ट। तो ये मैकेनिज्म कहलाता है SN1। और SN1 मैकेनिज्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कार्ब कैटायन बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि स्टेबल कार्ब कैटायन बने। और सबसे स्टेबल कार्ब कैटायन कौन बनाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे स्टेबल कार्ब कैटायन बनाता है बेंजाइलिक, एलाइलिक, फिर उसके बाद बनाता है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो बेटा SN1 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो ये है। सबसे ज्यादा रिएक्शन फास्ट करेगा बेंजाइलिक हैलाइड, उसके स्लो करेगा एलाइलिक हैलाइड, उससे स्लो करता है टर्शरी हैलाइड, फिर सेकेंडरी और प्राइमरी, और फाइनली प्राइमरी के बाद सबसे कम रिएक्शन करता है मिथाइल हैलाइड। तो बच्चों कभी भी अगर आपको कंपैरिजन करना है कि कौन ज्यादा रिएक्शन करेगा कौन स्लो करेगा, तो आप पूरी अगर ये इस सीक्वेंस को याद ना कर पाओ तो एटलीस्ट इतना तो याद कर ही लेना। सबसे तेज रिएक्शन करेगा टर्शरी, उससे स्लो करेगा सेकेंडरी, उससे स्लो करेगा प्राइमरी, वो सबसे स्लो रिएक्शन करेगा बल्कि ना के बराबर करेगा मिथाइल हैलाइड। तो ये SN1 रिएक्शन है और ये उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। अब आते हैं SN2 पर। जैसा कि मैंने आपको बताया SN2 की स्लो स्टेप में 2 रिएक्टेंट्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं वो 2 रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं। ये हमारा पहला रिएक्टेंट है मिथाइल हैलाइड और इसके साथ सेकंड रिएक्टेंट है एक न्यूक्लियोफाइल।
और ये रिएक्शन की स्लो स्टेप है, और जैसा कि आप जानते हो स्लो स्टेप में जितने रिएक्टेंट होते हैं वही रिएक्शन की कहलाती है मॉलिक्यूलैरिटी। तो बच्चों इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, तभी इसका नाम है बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब होगा ये कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन से जुड़ना चाहता है और कार्बन भी चाहता है कि यार इस हैलोजन को भगाए और न्यूक्लियोफाइल को जोड़ ले, लेकिन कार्बन यहां मजबूर है, कार्बन बॉन्ड तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि ये सिंपल कार्बन है। ठीक है, टर्शरी होता तो फटाक से तोड़ता, कैटायन बना लेता, लेकिन कार्बन अब क्या करेगा, कार्बन इस न्यूक्लियोफाइल को अपने साथ जोड़ेगा, लेकिन एक पार्शियल बॉन्ड बनाएगा। देखो हाइड्रोजन से बॉन्ड रखेगा कंफर्म, एक पार्शियल बॉन्ड बनाएगा हैलोजन के साथ, वहीं एक पार्शियल बॉन्ड साइड में बना लेगा OH के साथ, बिकॉज OH इज न्यूक्लियोफाइल। और ये जो आपको दिख रहा है ये है ट्रांजिशन स्टेट, जहां पर एक इंटरमीडिएट तैयार हुआ, ये कुछ सेकंड बल्कि मिली सेकंड्स के लिए होती है। और इस ट्रांजिशन स्टेट से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये हैलोजन पूरी तरह से अलग हो जाएगा। हैलोजन अलग हुआ नेगेटिव चार्ज लेकर, फाइनली हमारे पास बचेगा CH3OH। ये आ गया प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो इस प्रोडक्ट में जहां हैलोजन था राइट साइड, लेकिन प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल आया उसके अपोजिट मतलब लेफ्ट साइड, तो बेटा इसे इन्वर्जन कहते हैं। और ये इन्वर्जन कंप्लीट कहलाता है वेल्डेन इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है अपोजिट होना, और यहां पे अपोजिट हुआ, जहां पे रिएक्टेंट जहां पे X था उसके ठीक अपोजिट पोजीशन पे आया OH। तो बच्चों ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है। SN2 रिएक्शन में 2 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि स्लो स्टेप में 2 रिएक्टेंट्स हैं, आप देख सकते हो। पहला रिएक्टेंट न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास हैलोजिनेटेड कंपाउंड है। इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर समझते हैं, तो यहां पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर बिल्कुल अपोजिट है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है यहां पर CH3X, उसके बाद है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी एंड देन एलाइलिक एलाइड, और सबसे कम रिएक्टिव यहां पर बेंजाइलिक एलाइड है। मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि प्राइमरी हेलोएल्केन कोई भी सब्स्टिट्यूशन करेगा तो वो SN2 से होगा, टर्शरी हेलोएल्केन कोई भी सब्स्टिट्यूशन करेगा तो वो SN1 से होगा। एक और रिएक्टिविटी का ऑर्डर है जो जहां पर अल्काइल ग्रुप सेम होता है, सारे के सारे प्राइमरी होते हैं, सारे के सारे सेकेंडरी या टर्शरी होते हैं। तो SN1 और SN2 में व्हेन R इज सेम, अगर R सेम है, सबके सब प्राइमरी है, सबके सब सेकेंडरी है, सबके सब टर्शरी है, अगर R सेम है तो SN1 SN2 की एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर हैलोजन पे डिपेंड करेगा, जिसमें सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है आयोडीन। तो आयोडीन वाला सबसे तेज रिएक्शन करेगा, उसके बाद आता है ब्रोमीन वाला, देन क्लोरीन वाला, और सबसे स्लो रिएक्शन करेगा फ्लोरीन वाला कंपाउंड। और बच्चों ये ऑर्डर SN1 में भी आता है, SN2 में भी आता है, लेकिन ये तब आता है जब सबके सब R सेम हो। जब R सेम होगा तो लीविंग ग्रुप को देखेंगे, लीविंग ग्रुप में सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है आयोडीन। तो इसी के साथ हमारा SN1 SN2 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। इस पे एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग जल्दी से इसे नोट करो। एक बड़ा सिंपल लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नॉर्मली हमारे बोर्ड्स में आता है। तो हमें क्वेश्चन ये दिया है कि कौन SN1 की तरफ ज्यादा रिएक्टिव है, विच कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। तो देखो SN1 में हमें पता है कि SN1 में टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये SN1 का एक ऑर्डर है, ठीक है। इन दोनों कंपाउंड में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि और लगा है, दोनों में से कोई एक पिक करना है। तो विच वन इज मोर रिएक्टिव, बेटा ये वाले कंपाउंड को देखो तो इस कंपाउंड में ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, मतलब हैलोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, और यहां हैलोजन टर्शरी कार्बन से जुड़ा है। ये टर्शरी हेलोएल्केन है, ये सेकेंडरी हेलोएल्केन है, तो टर्शरी इज मोर रिएक्टिव, मतलब ये कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। सेकंड वाले में इन दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं, तो हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन सेकेंडरी है, और यहां हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, ये प्राइमरी है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, डेफिनेटली सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव है। तो बच्चों याद रखना SN1 में विच इज मोर रिएक्टिव, ये आपके सामने ऑर्डर है। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टी की सेकंड कैटेगरी पे आते हैं, जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। देखो साइंस में जहां पर डी लग जाए समझ जाओ वहां पे निकालना है, क्या निकालना है, हाइड्रोजन और हेलोजन को। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा, उस फॉर्मूले से आपको हाइड्रोजन अलग करना है, हेलोजन अलग करना है। तो बेटा जब भी ये काम करना चाहो तो तुम्हें लेना पड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग बेस, तो तुम्हें लेना होगा एल्कोहलिक KOH। इस काम के लिए आपको लेना पड़ेगा एक स्ट्रॉन्गर बेस, एक ऐसा बेस लेना पड़ेगा जो फटाक से हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों को पिक करके निकल जाए। तो स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग लेते हैं एल्कोहलिक KOH। अब यहां पर रिएक्शन कैसे होता है समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कंपाउंड दिया है CH3CH2Br,
हम लोगों को एलिमिनेशन करना है तो हमें लेना होगा KOH। विच KOH? एल्कोहलिक KOH। एक्वस मत लेना, अगर एक्वस लोगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा, अभी देख लो न्यूक्लियोफिलिक में पढ़ा है। एल्कोहलिक KOH लोगे तो एल्कोहलिक KOH लेने के बाद एक छोटा सा काम करो, जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है उसको मार्क करो अल्फा, अल्फा का पड़ोसी बीटा। अल्फा कार्बन अपना हेलोजन निकालेगा विद पोटेशियम और बना देगा KBr। सिंपल, अगर क्लोरीन होता तो KCl। बीटा कार्बन अपना हाइड्रोजन निकालेगा, यहां का हाइड्रोजन विद दिस OH बना देगा H2O। बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा क्योंकि बीटा कार्बन का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है। बीटा कार्बन हाइड्रोजन देगा, एसिडिक हाइड्रोजन इधर बेसिक OH को बुलाएगा, कहेगा चलो भाई मिलके H2O बनाते हैं। उसने H2O बना दिया। फाइनली अब हमारे पास अल्फा कार्बन पे बचेगा CH2, बीटा कार्बन का Br जा चुका, उसका भी बचेगा CH2, और इन दोनों CH2 के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब हमारा प्रोडक्ट बन गया अल्कीन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की सिंपल सी कहानी है, एक कार्बन को अल्फा मानना जिस पे हेलोजन जुड़ा है, अल्फा का पड़ोसी बीटा। अल्फा हेलोजन देता है विद पोटेशियम, बीटा हाइड्रोजन देता है विद OH। हो गया काम। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और इक्वेशन देखते हैं। हमारे पास एक रिएक्टेंट है CH3 CH2 CH2Cl। इसका एलिमिनेशन करना है तो KOH ले लिया, ALC दैट इज अल्कोहलिक। बच्चों करना ये कि जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है उसको अल्फा मार्क करना, अल्फा का पड़ोसी बीटा। आपको पता है कि अल्फा कार्बन अपना हेलोजन देता है, किसके साथ देता है? पोटेशियम के साथ देता है, बना देगा KCl। बीटा कार्बन अपना हाइड्रोजन देगा विद दिस OH और बना देगा H2O। बीटा कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, नोट कर लेना, इसलिए वो हाइड्रोजन देता है। फाइनली हमारे पास अल्फा कार्बन पे बचेगा CH2, बीटा कार्बन का H जा चुका, बचा CH, दोनों के भी डबल बॉन्ड, और पीछे वाला CH3 एज इट इज रहेगा। एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज प्रोपीन। अगर आपको नाम याद ना हो तो आप अल्कीन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिमिनेशन रिएक्शन में ट्विस्ट तब आता है, कहानी में हर जगह ट्विस्ट तो आना चाहिए। अब यहां पे ट्विस्ट तब आता है जब आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड हो। हाँ, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में ट्विस्ट तब आता है जब आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड हो। ऐसे कंपाउंड में क्या नया है तो सुनो आप लोग, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ बीटा कार्बन, ये वाला भी बीटा और ये वाला भी बीटा। बेटा जब दो बीटा कार्बन हो और दोनों पे हाइड्रोजन अनइक्वल हो, अनइक्वल, तब एलिमिनेशन करने के लिए तुम्हें लगाना पड़ेगा सेडजेफ रूल। जब भी आपके पास 2 बीटा कार्बन हो विद अनइक्वल हाइड्रोजन तो आप एलिमिनेशन करोगे बाय यूजिंग सेडजेफ रूल। कौन सा रूल? सेडजेफ रूल। नोट कर लेना, सेडजेफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेडजेफ रूल में क्या करना है मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले एलिमिनेशन के लिए मैंने लिया एल्कोहलिक KOH, और बच्चों आपको पता है पोटेशियम सीधे अल्फा कार्बन के हेलोजन को निकालता है और बना देगा, पोटेशियम विद Br बना देगा KBr। बीटा कार्बन अपना हाइड्रोजन देता है। चलिए मान लेते हैं कि हम लोग इस वाले बीटा का हाइड्रोजन ले रहे हैं विद दिस OH, H2O बन गया। अगर मैं इस बीटा का हाइड्रोजन लेता हूं तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, पहला प्रोडक्ट। बाय चांस अगर मैं इस वाले बीटा का हाइड्रोजन लेता, इसे डिस्टर्ब नहीं करता इस वाले CH3 को, मैं CH2 का हाइड्रोजन लेता तो प्रोडक्ट क्या बनता? प्रोडक्ट बन जाता CH3, ये हो जाता CH, ये वाला कार्बन भी CH हो जाता, फिर उसके आगे आ जाता CH3। बच्चों आप दोनों प्रोडक्ट को ध्यान से देखो, दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें डबल बॉन्ड सेंटर में आ रहा है? प्रोडक्ट नंबर 1 या 2? डेफिनेटली प्रोडक्ट नंबर 2। जहां डबल बॉन्ड सेंटर में आ रहा है वो बनेगा मेजर प्रोडक्ट, और जहां डबल बॉन्ड कॉर्नर में आ रहा है तो वो बनेगा माइनर प्रोडक्ट। तो सेडजेफ रूल ने हमें सिखाया कि जब भी दो बीटा कार्बन हो विद अनइक्वल हाइड्रोजन तो एक मेजर और एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। मेजर तब बनेगा जब ज्यादा हाइड्रोजन वाले बीटा का यूज करोगे, ऐसा कुछ आ जाएगा कॉर्नर में डबल बॉन्ड। सॉरी, माइनर तब बनेगा जब ज्यादा हाइड्रोजन वाले बीटा का यूज करोगे, और मेजर प्रोडक्ट तब बनेगा जब कम हाइड्रोजन वाले बीटा कार्बन का हाइड्रोजन हटाओगे तो डबल बॉन्ड सेंटर में आएगा और प्रोडक्ट बनेगा मेजर। तो बच्चों सेडजेफ ने सिखाया जब दो बीटा कार्बन हो तो प्रोडक्ट 2 बनाना। 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, पहला प्रोडक्ट होगा मेजर और एक होगा माइनर। मेजर कब बनेगा? मेजर तब बनेगा जब कम हाइड्रोजन वाले बीटा का यूज करोगे, और माइनर तब बनेगा जब ज्यादा हाइड्रोजन वाले बीटा का यूज करोगे। तो ये सेडजेफ रूल तभी लगता है व्हेन वी हैव 2 बीटा कार्बन विद अनइक्वल हाइड्रोजन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो, अगर समझ में आई हो तो इसे नोट कर सकते हैं।
ओके तो फाइनली आज के इस लेक्चर को हमें यहां पर एंड करना होगा, क्योंकि हमारा एलिमिनेशन कंप्लीट हो गया, सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया। कुछ बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और हमारा ये यूनिट बहुत जल्द, हमारे 4 लेक्चर्स में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों अपनी तैयारी में बहुत ज्यादा रिवीजन को बढ़ाएं, टाइम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन में लगाएं, क्योंकि आपके पास जितना टाइम है उसको 60:40 में बांट लो। 60% का टाइम आपके रिवीजन में जाना चाहिए, 40% का टाइम नए नए टॉपिक्स को पढ़ने में जाना चाहिए। और अगर आप अभी भी बिल्कुल अपने आप को जीरो मान रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज जरूर करो। जैसा कि स्टूडेंट्स का मैसेजेस आ रहे हैं कि ज्यादातर बच्चों को 1 वीडियो पर डे के हिसाब से कंफर्टेबल हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर 2 डेज में यूनिट को कंप्लीट करो। बेटा 2 डेज में कंप्लीट करने में कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो बेस्ट ये रहेगा कि 1 और 2 वीडियोस पर डे के हिसाब से आप करो। अगर हम 2 वीडियोस पर डे के हिसाब से करेंगे तो डेफिनेटली 2 डेज या 3 डेज में एक यूनिट को आसानी से एंड कर सकते हैं। तो आप लोग जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल होगे उस रूट पे हम लोग चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।